फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं क्या बात कर रहा था आपसे। सल्फर शुरू किया। सल्फर का जो एटॉमिक नंबर है वो है 16, और ये कैसे बिहेव करता है, जस्ट लाइक ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है वैसे ही सल्फर भी पैरामैग्नेटिक है। सल्फर बहुत जल्दी ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है और क्या बना लेता है, SO2 और SO3। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है, कारण इसके पीछे प्रेजेंस ऑफ डिसॉर्प्शन। ये +6 तक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है। ये बहुत जल्दी ऑक्सो एसिड्स फॉर्म कर लेता है। कारण क्या है, ये ऑक्सो एसिड्स क्यों फॉर्म करता है? ऑक्सो एसिड्स होते हैं ऐसे एसिड्स जिसके अंदर सेंट्रल एटम, जैसे मैंने कहा H2SO4 ऑक्सो एसिड है, इसमें सेंट्रल एटम डायरेक्टली जुड़ा होता है एक कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन से। जैसे इस केस में 2 आ गए कोवेलेंट बॉन्डेड ऑक्सीजन। फिर आ गए आपके पास 2 OH। क्या आ गए, 2 OH, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ये हमारा H2SO4। इसमें आपसे पूछ सकता है वो, व्हाट इज दी बेसिसिटी ऑफ दिस ऑक्सो एसिड। तो मैंने आपको सिखाया था, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयंस। कितने H+ आयंस को आप बाहर निकाल सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है, जो भी हाइड्रोजन डायरेक्टली सल्फर से नहीं जुड़ा हुआ आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और लकीली यहाँ पे दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है। अगर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, इसको हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर रिप्लेसेबल H+ आयंस कितने हो गए, 2। तो इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2 है। ऑक्सो एसिड समझ आ गया, जिसमें सेंट्रल एटम एक तो कोवलेंटली बॉन्डेड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दूसरी बात जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली सेंट्रल एटम से अटैच नहीं है। बताओ HNO3 एक ऑक्सो एसिड है? सोच के बताओ, क्या HNO3 एक ऑक्सो एसिड है? एंड डबल बॉन्ड O, HNO3 है ना। जल्दी यस बोलो, सर। ऑक्सो एसिड है? बिल्कुल है। क्यों? यस सर। एक तो इसके पास क्या प्रेजेंट है, कोवलेंटली बॉन्डेड ऑक्सीजन। एक इसके पास क्या प्रेजेंट है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो ये क्या बन जाता है हमारा, ऑक्सो एसिड। एम आई क्लियर टू ऑल? तो मुझे ये बनाना नहीं आता। बनाने के लिए एक ही चीज ध्यान रखनी है, वैलेंसी। सेंट्रल एटम की वैलेंसी याद रखोगी तो कभी गलती नहीं करोगी, याद रहेगा। सेंट्रल एटम N जो है इसकी 4 वैलेंसी हो सकती है, तो 4 बॉन्ड कैसे बनेंगे, एक से डबल बॉन्ड बन गया, तो बाकी 2 कौन से बॉन्ड होंगे, सिंगल सिंगल बॉन्ड होंगे। बात समझ आ रही है? तो क्यों? बेटा वैलेंसी गिन लेना, 4 वैलेंसी होगी तो तभी तो पूरा होगा। और ये एच किस बेसिस पे वहां लगाया है? H के पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक। इस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका एक पूरा हो चुका है, एक और चाहिए, वो किसने दे दिया इसको, इस H ने दे दिया, इस बेसिस पे लगाया है। ऐसे नहीं लगाएंगे कि H3 है तो 3 H लगेंगे ऐसे? कहाँ है H3, आपने HNO3 है बोला ना। ना HN। अच्छा HNO3 में H तो एक ही है, ठीक है बेटे। ठीक है सर। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं। कह रहा है जो सल्फर है इसके एलोट्रॉपिक फॉर्म में सल्फर पाया जाता है। सल्फर इज फाउंड इन एलोट्रॉपिक फॉर्म। कौन कौन सल्फर के एलोट्रॉप्स हैं, एक है रोम्बिक और एक है मोनोक्लिनिक। हालांकि ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको पता होना चाहिए कि सल्फर एलोट्रॉप्स बनाता है, ठीक है ना। और वो कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं सल्फर द्वारा जो बनाए गए हैं, वो है आपका रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ठीक है। इनकी हम लोग प्रिपरेशंस नहीं करेंगे क्योंकि प्रिपरेशंस के बारे में हमें नहीं कहा गया करने के लिए, या अगर जानना है तो बेसिक इंफॉर्मेशन ले लो इसकी। सल्फर जो होता है इसका एलोट्रॉप, सबसे कॉमन एलोट्रॉप जो आप जानते हो वो है एसेट। और एसेट जो होता है ये किस फॉर्म में पाया जाता है, क्राउन शेप। किस शेप में, क्राउन शेप में। कल मैंने ड्रॉ भी किया था, ठीक है। और जो S6 एलोट्रॉप होता है ये पाया जाता है चेयर शेप में। चेयर शेप ऐसे बनता है सल्फर, सल्फर 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 सल्फर।
ये बन गया। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ S6, याद रहेगा। ठीक है, इसके बॉन्ड एंगल भी याद कर लेना। 102.2 डिग्री इसका बॉन्ड एंगल होता है और 205.7 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। अब यहाँ पे ना एक और चीज पूछी जाती है आपसे, सल्फर के प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है आपका SO2। ठीक है, और SO2 जो होता है हमारा, ये जितने भी आप हमने पढ़ा था जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शन में, जब भी हम इस्तेमाल करते हैं रोस्टिंग करते हैं, जैसे मान लो आपके पास था ZNS, आपने कहा ZNS में O2 डाला, तो आपने कहा था ZnO बनता है, साथ में क्या निकलता है SO2। तो SO2 हमारा बाई प्रोडक्ट है, किस दौरान? रोस्टिंग के दौरान। रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स जब भी होती है तो कौन सी गैस निकलती है आपकी? SO2 गैस बाहर निकलती है, याद रहेगा। SO2 गैस जो होती है ये अपने आप को स्टेबलाइज करना जानती है, और कैसे करना जानती है ये समझ लीजिएगा। SO2 में रेजोनेंस होती है। क्या होती है? रेजोनेंस। तो आपको समझ आ रहा होगा जब रेजोनेंस की बात हो रही है तो ये वाला तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड कौन सा है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सल्फर के बाद 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से उसने कितने पार्टिसिपेट करा दिए? उसने 4 पार्टिसिपेट करा दिए। कैसे कैसे? 2 तो कराए कोवेलेंट बॉन्ड में और 2 करा दिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, और ऊपर क्या बच गई आपके पास? एक लोन पेयर। याद रहेगा? याद रहेगा, हाँ या ना? सर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। यस यस, एक कोऑर्डिनेट 2 कोवेलेंट। ठीक है, और इसी से ही एक और बना रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका। इस केस में ये वाला O बन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन ले आएगा अपने साथ, और इस पर कितने आ जाएंगे? 4, और इस पर क्या आ जाएगी? लोन पे। ठीक है, सर इनके जो बीच अभी आपने S का बनाया 6 वाला और हाँ, एक ये और एक ये HNO3 वाला, वो सारे अलग अलग नाम होते हैं उनके? ये SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नहीं, इन डायग्राम का नाम जो होता है। ये रेजोनेंस ही है सारे। वो रेजोनेंस थोड़ी था, वो सिंपल डायग्राम बनाया था मैंने। ओके सर। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि वाई SO2 गैस या SO2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल, आप बोलोगे उसमें क्या होती है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस होने के कई सारे एडवांटेज भी आपको पता है। इनकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है? बॉन्ड लेंथ सिमिलर हो जाती है। बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाती है इसके अंदर? सिमिलर। और वो सिमिलर का रीजन क्या लिख कर आओगे? क्योंकि उसमें क्या हो रही है? रेजोनेंस हो रही है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलो। यस सर। अच्छा, तो पूछेगा SO2 लीनियर मॉलिक्यूल है या एंगुलर है? SO2 एंगुलर मॉलिक्यूल है। बताओ एंगुलर क्यों? वाई सर SO2 इज ड्यू टू एंगुलर? रिपल वेरी गुड, ड्यू टू रिपल्शन। और रिपल्शन कौन ऑफर कर रहा है? सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। बहुत बढ़िया, ड्यू टू रिपल्शन ऑफर्ड बाय LPBP। लोन पेयर ने बॉन्ड पेयर को रिपेल कर दिया, साइज कैसा कर दिया? छोटा कर दिया, इसीलिए वो एंगुलर शेप का हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ और ऑक्सो एसिड्स हैं, मैं आपको हिंट देता हूँ ऑक्सो एसिड्स के बनाने की, एग्जाम में आते हैं और आपको आने चाहिए। जैसे उसने कहा ड्रॉ करो सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस, इसका फॉर्मूला होता है H2SO3। क्या फॉर्मूला है? H2SO3। कैसे कैसे बनेगा ये समझ लेना। सल्फर रखा सेंटर में, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ गया आपका डबल बॉन्ड। कितने बचे आपके पास ऑक्सीजन? सॉरी, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। OH OH, ये बन गया आपका H2SO3। एम आई क्लियर टू ऑल? क्या बची आपके पास? फिर भी एक लोन पेयर बच गए। क्यों? आपने कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए सल्फर के? देखो ध्यान से सभी, 2, 3 और 4, हाँ या ना? जल्दी देखिए सभी लोग, दिख रहा है या नहीं बच्चों? ये दिख रहा है या नहीं स्ट्रक्चर? यस सर। कंसेप्ट समझ आ रहा है? सल्फर ने 6 इलेक्ट्रॉन पास रखे हुए हैं, डबल बॉन्ड O में 2 इस्तेमाल हो गए, 2 OH के साथ उसने सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दे दिए, क्या बच गया उसके पास? एक लोन पेयर बच गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ इसकी बेसिसिटी क्या है? व्हाट इज द बेसिसिटी? जल्दी बोलो।
इसकी बेसिसिटी कितनी होगी आदिति? कितने एच निकाल सकता है अपने में से ये? तो दो। और दो क्यों निकाल पाए? क्योंकि दोनों के दोनों हाइड्रोजन डायरेक्टली सल्फर से अटैच नहीं है, नहीं। इसीलिए इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है 1 मार्क के लिए। सल्फ्यूरस के बाद आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, अभी ऊपर ड्रॉ किया था हम लोगों ने। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला? H2SO4, है ना? अब बस फर्क क्या हो जाएगा H2SO4 और H2SO3 में? इसमें कोई लोन पेयर नहीं बचेगी। कैसे? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH, OH। याद रहेगा? याद रहेगा, हाँ या ना? तो ये तो 6 हो गए। सल्फर के 6 तो होते हैं, गिनो जरा। ऊपर भी तो 6 बनाए थे हमने बेटा, ये देखो। तो अच्छा, तो उसमें 2 बच गए। दो उसमें बच गए, जैसे बचे कोई नहीं। ठीक है, बताओ इसकी इसकी बेसिसिटी कितनी है? इसकी बेसिसिटी कितनी है बच्चों? सर 2। 2। कितने लोगों को बात समझ आ गई? 2। इसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको बोलते हैं, या क्वेश्चन कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्या ड्रॉ करना है हमको? पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O8। देखा जाए ना तो ये 2 मोल्स ऑफ H2SO, ये मतलब इसमें पानी डाल दिया जाए अगर हम H2S2O7 में, H2S2O8 बनता कैसे, पहले तो ये समझ लो। आपने सल्फर लिया, सल्फर लिया, ठीक है। सल्फर के 6 बनाने हैं तो डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब कितना रह गया? एक रह गया OH, एक आ गया सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O S, और यहाँ पर आ गया O सिंगल बॉन्ड H। देखो नोटिस करो, क्या सल्फर ने 6 बॉन्ड पूरे किए अपने? चेक करिए, क्या सल्फर ने अपने 6 बॉन्ड पूरे किए? जल्दी बोलो बच्चों, कर लिए। क्या हर ऑक्सीजन ने अपने 2 बॉन्ड पूरे किए? देखो इसके Yes, 2 sir. बॉन्ड हो रहे हैं, इसके 2 बॉन्ड हो रहे हैं, इस वाले के 2 हो रहे हैं, इसके वाले 2 हो रहे हैं, इसके 2 2 2 2, सबके 2 2 पूरे हो रहे हैं। क्या हाइड्रोजन का अपना एक पूरा हो रहा है? हाइड्रोजन का अपना एक पूरा हो रहा है। बताओ इसकी बेसिसिटी कितनी है? व्हाट इज द सर 2। बेसिसिटी? वेरी गुड, 2। कितने लोगों को एक पूरी स्टोरी समझ आ गई? यस। एक और स्ट्रक्चर आता है, ट्राई आप करो इस बार, पहले मेरे बनाने से पहले आप ट्राई कीजिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं ओलियम, ओलियम। और अगर वैसे नाम जानना चाहो तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। ट्राई करो जरा इसको एक बार, कैसे बनाओगे? जल्दी ड्रॉ करो। हुआ क्या? हो गया सर। बाकी लोग का? Yes, sir, मैंने भी ट्राई किया। बताओ चलो। सर एस जो ऊपर लगी हैं बस उसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा तीनों में, और एक एक्स्ट्रा। यहाँ पे कितने O आएंगे बीच में? सर बीच में सिर्फ एक को आएगा। बहुत बढ़िया। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? यस सर। यही बनाया सभी ने। और देखो मजेदार मजेदारी वाली बात देखो, अगर हम H2S2O7 में वाटर डाल दें, वाटर, तो बताओ कितने H हो गए? H 4। कितने हो गए? 4। सल्फर कितने हो गए? 2।
सर सल्फर 2 और O8। ऑक्सीजन 8, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि इससे हमें क्या मिल जाएगा, 2 मोल्स ऑफ H2SO4। चेक करो, जल्दी बोलो, अरे मिलेगा या नहीं? यस सर। अगर H2S2O7 में पानी डाल देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 2 मोल्स ऑफ H2SO4। हालांकि सर कांटेक्ट, ये बोलो। परऑक्सो हाँ, डाइसल्फ्यूरिक है सल्फ्यूरिक ना? एसिड, करेक्ट। इसमें पानी डालने पर क्या बन जाएगा आपका, सल्फ्यूरिक एसिड, पर नहीं पायरो। ओके बेटे। यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है बहुत बढ़िया, कह रहा जो H2SO4 है इसको हम जब सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं तो H2SO4 में से जब भी H प्लस पहले बाहर निकलता है ना, तो H प्लस निकलता है, एक बार में एक H प्लस निकला फर्स्ट स्टेप में, इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया Ka1। फिर आपने HSO4 माइनस लिया, एक्वा सॉल्यूशन में डाला, तो यहाँ पर बन गया SO4 2 माइनस, और यहाँ पे फिर से निकला H प्लस आया, ये क्या बन गया आपका Ka2। सही है। अब क्वेश्चन आता है आपका कि Ka1 भी आ गया, Ka2 भी आ गया आपके पास। ओके, तो बोलता है विच वन इज ग्रेटर, Ka1 यानी कि जो एनर्जी निकली है H2SO4 से HSO4 माइनस बनने में वो ज्यादा है, या फिर Ka2 ज्यादा है, ये कंडीशन बढ़िया है, या फिर वो बोलता है ये कंडीशन बढ़िया है। आप सोच के बताइएगा कौन सी कंडीशन बढ़िया होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, सोचिए। जल्दी बोलो एक बार। बताना है कंडीशन बेटर कौन सी? क्या सर किस बेसिस पे बताना है ये? मैंने कहा, इसमें से H प्लस आयंस निकल रहे हैं, H प्लस आयंस निकलने के दौरान किस केस में रिएक्शन के अंदर एनर्जी का अमाउंट ज्यादा इन्वॉल्व होगा। देखो ये वाली जो कंडीशन है ना, Ka2, ये वाली कंडीशन बिल्कुल करेक्ट है। और क्यों है करेक्ट, इसका आंसर लिखो सभी लोग, मैं बोलता हूँ। पहले मुझे बताओ H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ या ना? H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं? यस सर है। आप लिखेंगे H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, लार्जली क्योंकि ये बहुत जल्दी क्या करता है, बिकॉज ऑफ इट्स आयोनाइजेशन टू H3O पॉजिटिव, एम आई राइट? ये बहुत जल्दी आयनाइज होकर क्या फॉर्म कर लेता है, H3O पॉजिटिव एंड HSO4 माइनस। ओके, लेकिन किसी भी एसिड में से आप जानते हो, जैसे मान लो एक एसिड है H2SO4 ही ले लो, जब कोई भी एसिड डिसोसिएट होता है, ये 11th क्लास में था हमारी बात, तो एसिड टूटने पे क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस, पता है ना? और कैसे बनता है कॉन्जुगेट बेस, एसिड में से H प्लस बाहर निकाल दो, बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट बेस। याद रहेगा, एसिड में से क्या बाहर निकाल दिया आपने, H प्लस आयंस, तो क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। और जो H प्लस निकला उसने किससे कंबाइन कर लिया, H2O से कंबाइन कर लिया, और क्या बना दिया उसको, H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो वाटर है वो काम कर रहा है बेस की तरह, तो उसने क्या प्रोवाइड किया आपको, कॉन्जुगेट एसिड। एसिड क्या देता है H प्लस निकलने पे, बताओ एक बार फिर से बोलो। एसिड H प्लस बनने के बाद क्या देता है आपको, कॉन्जुगेट बेस, और एक बेस क्या देता है आपको H प्लस आयंस लेने के बाद, कॉन्जुगेट एसिड। एम आई क्लियर? ये बात बताओ पहले, ये क्लियर हुई, हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस। अदिति समझ आई बात? एक एसिड
अपने में से H+ आयन निकालने के बाद, जैसे बताओ HCl है, इसे पानी डाल दिया मैंने, आप बताओ व्हाट इज दी कॉन्जुगेट बेस फाउंड बाय दिस रिएक्शन। कॉन्जुगेट बेस का नाम बताओ, कौन देता है कॉन्जुगेट बेस? एसिड देता है या बेस देता है? एसिड। एसिड कैसे देता है कॉन्जुगेट बेस? तो आपने बोला एसिड में जब वाटर ऐड करते हैं तो कॉन्जुगेट बेस देता है। कैसे देता है, क्या चीज करता है अपने में से वो जो कॉन्जुगेट बेस बन जाए? आयन जो कौन सा रिलीज करता है आयन? माइनस। H+ आयन रिलीज करता है बेटा, एसिड है तो H+ देगा ना। और ये ऑब्वियस सी बात है, इसने अपने में से H+ बाहर निकाला तो इसके पास चार्ज क्या आ गया? Cl-। तो Cl- यहाँ पे क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है आपका? एसिड। और ये क्या है इसका? कॉन्जुगेट बेस। H2O में ये H+ जुड़ गया, जो यहाँ से निकला, ये क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। ये क्या कहलाया आपका? कॉन्जुगेट एसिड। याद रहेगा, बेस का क्या बनता है? कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अब ध्यान रखना एक बात सभी लोग, एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा वीक होता है, ऑलवेज वीक। और जस्ट उल्टा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। एम आई क्लियर? क्या कहा मैंने, जल्दी बोलो एक बार। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस ऑलवेज वीक, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। याद रहेगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अब जो मैं बात कर रहा था H2SO4 वाले की, H2SO4 में आपने पानी डाला, पानी डालने पे पहले एक बार में H2SO4 ने अपने में से एक H+ आयन निकाला और क्या फॉर्म कर लिया? HSO4-, और यहाँ क्या बन गया? H3O पॉजिटिव। ठीक है, अब H2SO4 से HSO4- बन रहा है, ये एसिड है, ये क्या बन गया आपका? कॉन्जुगेट बेस बन गया। और H2O से बन गया H3O पॉजिटिव, ये बन गया, ये बेस था, ये बन गया कॉन्जुगेट एसिड। एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है, इस रिएक्शन का हम Ka निकाल लेते हैं। K होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, Ka1, क्योंकि पहला H+ निकाला है इसमें। कैसे निकालते हैं हम? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में वाटर काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि वाटर प्योर लिक्विड है, और प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन क्या होती है? 1 होती है। उसने कहा इस रिएक्शन का यील्ड जो है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की वैल्यू बहुत बढ़िया आने वाली है, क्योंकि एसिड बहुत जल्दी से H+ आयन दे देगा। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कैसा है? वीक कॉन्जुगेट बेस है। HSO4- एक वीक कॉन्जुगेट बेस है। अब मैं आपको हिंट देता हूं, एक कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग कब होता है? कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग तब होता है, या बेस स्ट्रॉन्ग तब होता है जब उस पर चार्ज इकट्ठा होता है। बेस कब होता है स्ट्रॉन्ग? जब उस पर क्या इकट्ठा हो रहा हो? चार्ज इकट्ठा हो रहा हो। ठीक है, चार्ज इकट्ठा मतलब नेगेटिव चार्ज। ओके, अभी इस केस में एक ही नेगेटिव साइन आया है इसके ऊपर। अब जरा अगला स्टेप देखो इसी एसिड का। अभी एसिड का हिस्सा बन चुका है HSO4-। इसमें मैंने फिर से पानी डाला, और जैसे मैंने इसे पानी डाला, इससे बन गया SO4-, साथ में क्या बना? H3O पॉजिटिव। ये क्या है इसके अंदर? कॉन्जुगेट बेस। ये क्या है हमारा? एसिड। ठीक है, ये क्या हो गया? बेस। मेरी बात समझ आ रही है अदिति या नहीं आ रही? यस सर, ये वाला आ रहा है। आप मुझे बताओ कौन सा वाला कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है? ये वाला कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग है, या जो ऊपर लिखा आपने कॉन्जुगेट बेस HSO4- ये स्ट्रॉन्ग है? बताना क्यों साथ में। सर नीचे वाला है, सो 4 2 बात समझ आ रही है?
यहाँ पे SO4 2- एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनके बाहर निकल रहा है, इसीलिए ये एसिड के डिकम्पोजिशन को सप्रेस करेगा, कम करेगा। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? तो इसीलिए यहाँ से सेकंड स्टेप में H+ आयन निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसी रिएक्शन का अगर मैं Ka2 निकालूं, यानी सेकंड स्टेप निकालूं, तो दैट वुड बी इक्वल टू SO4 2- साथ में H3O पॉजिटिव अपॉन नीचे क्या आ गया, HSO4-। इस रिएक्शन का ओवरऑल जो Ka2 है वैल्यू छोटी है। क्यों छोटी है? अब इसका आंसर लिखो और समझ आएगा आप लोगों को। मैंने क्या लिखवाया ऊपर आपको, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, आसानी से आयनाइज होगा, H3O पॉजिटिव बना लेगा, HSO4- बना लेगा, ठीक है। लेकिन बट फर्दर आयोनाइजेशन, of HSO4- to SO4 2- and H3O+ is very very small, ये बहुत कम अमाउंट में होती है, ठीक है। as losing H+ from negatively charged HSO4- is difficult। अब इसको इस फॉर्म में लिख लो, या फिर लिख दो कि HSO4- कैसा है, एक वीक एसिड है। और ये कैसे पता चला मुझे वीक एसिड है? क्योंकि इससे बनने वाला कॉन्जुगेट बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। इसीलिए इस रिएक्शन के अंदर जो K1 की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू Ka2। याद रहेगा, सभी को ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। हो जाएगा हाँ या ना? क्विकली जल्दी बोलिए। ओके, अगर ये समझ आ गया तो आगे की बात करते हैं। अब उसने कहा सल्फर के बारे में बात करते हैं। कह रहा है SF6 मॉलिक्यूल हमारा बन जाता है, SF6 मॉलिक्यूल इज स्टेबल, लेकिन HCl6 नहीं बनता। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि SF6 के अंदर मैंने तो ज्योमेट्री बताई थी आपको कि 6 फ्लोरीन आएंगे, ऊपर और नीचे भी आए, ठीक है। ये बन गया आपका SF6। इसमें आप क्या लिखोगे, SF6 मॉलिक्यूल स्टेबल है, क्यों? एज इट इज स्टीयरिकली अनहिंडर्ड, इसके ऊपर ज्यादा आपस में लड़ाइयां नहीं हो रही हैं, क्योंकि फ्लोरीन का साइज कोई बहुत बड़ा नहीं है। ज्यादा बड़ा साइज ना होने की वजह से इनके अंदर आपस में इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिपल्शन नहीं हो रही है तो हिंड्रेंस नहीं हो रही है। याद रहेगा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब बताओ क्या ये जो SF6 मॉलिक्यूल है ये काइनेटिकली स्टेबल है या अनस्टेबल है, मतलब इनर्ट है या इनर्ट नहीं है? ये इनर्ट है नहीं है? इनर्ट मतलब पार्टिसिपेट नहीं करेगा। बताओ क्या इस सल्फर पे अटैक पॉसिबल है? सर यस, क्योंकि शायद इसका F का इस पर बिल्कुल अटैक पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है, एक्स और वाई एक्सिस में तो ये चारों आ चुके हैं, चारों तरफ घेरने वाले। ऊपर से जेड एक्सिस जो खाली था उस पर कौन बैठा हुआ आके, पहले से फ्लोरीन आके बैठा हुआ है। तो इसकी सारी ही साइट्स पहले से क्या है, ऑक्यूपाइड है। इस पर अटैक करना मुश्किल है। तो आप क्या लिखोगे, SF6। सर आपने बोला कि F का साइज छोटा है तो ज्यादा मैटर नहीं करता। आपस में लड़ता नहीं है ना, नाटक होता है आपस में लड़ना, स्टीयरिक हिंड्रेंस।
ठीक है, लेकिन कंपाउंड को तो प्रोटेक्ट कर ही रहा है ना आने वाले से। SF6 काइनेटिकली कैसा है? इनर्ट है। क्यों? एज इट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द साइड्स, फ्रॉम all the sides by फ्लोरीन। हर साइड से किससे घिरा हुआ है? फ्लोरीन से, इसीलिए इस पर अटैक करना मुश्किल होगा। Therefore it becomes difficult to attack on it। इस पर अटैक करना क्या हो गया? मुश्किल हो गया। याद रहेगा? जल्दी बोलिए हाँ या ना। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब इसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ग्रुप 16 के। हमने ऑक्सीजन की प्रिपरेशन तो पढ़ ही ली थी कि ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन कैसे बनता है, लैब में कैसे बनता है, ओजोन कैसे बनता है। ओजोन बनने का एक और आसान तरीका दिखाता हूं आपको मैं। 3O2 अंडर सुटेबल कंडीशंस ऑफ रीअरेंजमेंट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। क्या कहा मैंने? 3 मोल्स ऑक्सीजन, कंडीशन ऑफ सुटेबल कंडीशन दी जाए इसको, हाई टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये कन्वर्ट किसमें होता है? हमारा ओजोन में कन्वर्ट होता है। लेकिन वो टेम्परेचर और प्रेशर क्रिएट करना अपने आप में एक टीडियस टास्क है। ठीक है, अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, हाई इलेक्ट्रिक करंट भी देना पड़ेगा इसके अंदर आपको। अब इसकी एक प्रॉपर्टी आप सभी जानते हो ओजोन की। ये क्या प्रोवाइड करता है अपने साथ? सामने वाले को क्या कर देता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, हाँ या ना? तो अगर मैंने लेड सल्फाइड ले लिया और इसमें O3 डाला, तो बताओ ये सल्फर की तो इस PbS वाले की तो ऐश आने वाली है। बैलेंस कर लेंगे इसको। आप मुझे बताओ PbS से बनने वाला O के साथ मैक्सिमम कंपाउंड क्या बनता है जो सुना आप लोगों ने आज तक? PbO बस S कहाँ गया? S भी रहेगा। SO2 Pb पूरा बताओ, पूरा PbS के साथ मिला के। ये सुना है नहीं सुना? लेड सल्फेट PbSO4 सुना है। सुना है ना? लेड सल्फेट बना देगा, साथ में कौन सी गैस लिबरेट कर देगा? O2 गैस। इसे बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, क्यों? क्या कर रहा है ये? जो ओजोन है ये प्रोवाइड कर रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, अगर यहाँ पे I माइनस हो, ऐसी रिएक्शन आपको आनी चाहिए। अगर I माइनस है यानी कि यहाँ पे ये माइनस इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है, ये इसे कन्वर्ट कर देगा I2 में। ध्यान रखना, ओजोन क्या करता है? ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ना, यानी क्या कर रहा है? इसकी ऑक्सीडेशन होने वाली है। तो O3 की प्रेजेंस में, ध्यान रखिएगा, O3 की प्रेजेंस में सामने वाले रिएक्टेंट की क्या हो जाती है? ऑक्सीडेशन। पानी डाल दिया इसके अंदर आपने, तो उसने क्या बनाया? सबसे पहले आयोडीन, साथ में कौन सी गैस बाहर निकली? O2, और साथ में बाहर निकलता है OH माइनस। ये कंडीशन याद रहेगी जो मैंने बात बोली। I माइनस को किस में कन्वर्ट कर रहा है ये? I2 में। ठीक है, जल्दी बोलो। लेड सल्फाइड को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने? सल्फेट में। अगर मान लो यहाँ पे NO ले लूं, NO, तो बताओ आपके हिसाब से क्या बन जाएगा? NO में O3 डाल दूं तो बताओ ये क्या बन जाएगा? NO2 प्लस साथ में कौन सी गैस? O2 gas. O2 गैस। एम आई क्लियर टू ऑल? सर आयोडीन वाला केस एक और बार समझा बेटा देंगे। आयोडीन पे क्या है? चार्ज क्या है? I माइनस है ना? I माइनस Yes, I2 बन रहा है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ओजोन खुद कैसा काम करता है? ओजोन क्या करता है बताओ? ओजोन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस, यानी कि सामने वाले को क्या करेगा? ये सामने वाले की ऑक्सीडेशन करने में उसको हेल्प करेगा। एम आई क्लियर? यस ओके, अब आगे की बात सुनो।
अगर मेरे पास FeS2 है, इसमें O2 डाल दिया, तो बताओ क्या बनेगा? अभी सिखाया मैंने, SO2 गैस तो निकल ही जाएगी और ऑक्सीजन भी, ये आयरन भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या बना लेगा? Fe2O3। हाँ या ना? जल्दी बोलो। बोलो बच्चों, हाँ या ना? अगर FeS2 में मैं ऑक्सीजन डाल रहा हूं, अभी तो पढ़ाया था मैंने आपको कि जितने भी सल्फाइड्स होते हैं वो रोस्टिंग करते हैं, हाँ या ना? रोस्टिंग में कौन सी गैस निकलती है? सर रोस्टिंग में SO2 निकलता है। हम्म, तो यहाँ पर क्या बाहर निकली? SO2 गैस बाहर निकल गई। ओके, जब SO2 गैस बाहर निकली तो Fe से क्या बन गया? Fe2O3। एम आई क्लियर? हाँ या ना? बच्चों बाकी लोग बोल रहे हैं, आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन बताओ जरा। अगर यहाँ पे NaOH ले लेता और उसमें डाल देता SO2, NaOH में मैंने क्या डाल दिया? SO2, तो बताओ क्या चीज बाहर निकलती हुई दिख रही है? अगर मैं यहाँ पे 2 मोल्स लूं तो वाटर बाहर निकलता दिख रहा है नहीं दिख रहा? जल्दी बोलो। सर किस NaOH में? हाँ, NaOH में SO2 डालो तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो। अरे सर भाई अभी NaSO4 और H2O। पानी बाहर निकालो और Na2SO3 बना दो। देखो, ऐसा है, कुछ रिएक्शंस को समझने के लिए, कुछ रिएक्शन को समझना है, ऐसे मान लो आपने यही रिएक्शन NaOH लिया, SO2 लिया, वाटर आप बाहर निकाल दिया, बचा हुआ कंपाउंड जोड़ोगे। और अगर मान लो यही रिएक्शन होती, इसी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ कि Na2SO3 बना, ये जो वाटर है ये आपने इस्तेमाल कर लिया और SO2 और ले लिया, तो ध्यान रखना ऐसे तीनों के तीनों रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करते हैं और सोडियम बाइसल्फेट फॉर्म कर लेते हैं, NaHSO3, 2 मोल्स ऑफ NaHSO। आया ना? ठीक है, ठीक है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिखा रहा हूँ, ये आपको आनी चाहिए, एग्जाम में आती है। कहता है अगर आपके पास SO2 है और आपके पास MnO4 माइनस है, क्या बोला मैंने? SO2 है और साथ में क्या है? MnO4 माइनस। तो ध्यान रखना, आपको बोले कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, आगे कुछ नहीं लिखेगा, तो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वो हिंट याद कर लेना। अगर तो SO2 दे दे साथ में और यहाँ लिखा हो I माइनस, तो आपका एक प्रोडक्ट I2 बनेगा और दूसरा प्रोडक्ट SO4 2 माइनस जरूर बनेगा, SO4 2 माइनस। ऐसे ही MnO4 माइनस दिया हुआ तो एक प्रोडक्ट Mn2 प्लस बनेगा और SO2 तो SO4 2 माइनस बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, और अगर SO2 में आपने डाल दिया Fe+2, तो ध्यान रखना यहाँ पर क्या बन जाएगा? Fe+3, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? SO4 2 माइनस। एम आई क्लियर?
एम आई क्लियर? यस सर। ठीक है। अब ये जो रिएक्शन आपने लिखी है ना, इनमें से मैं आपको एक सिखा रहा हूँ, एक बैलेंसिंग करके आप मुझे दिखाओगे। मान लो मैं पहली वाली दिखाता हूँ आपको, ये हाफ रिएक्शन मेथड है बच्चों, जो मैं करने वाला हूँ, हाफ रिएक्शन मेथड। और रिएक्शन है SO2 प्लस MnO4 माइनस, और ये बना क्या रहा है, Mn2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अब देखो जरा, SO2 से SO4 2 माइनस है, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस है। सबसे पहले मैं इनको दो हिस्सों में अलग कर लेता हूँ। मैंने MnO4 माइनस के साथ में क्या ले लिया, Mn2 प्लस ले लिया। SO2 से क्या ले लिया, SO4 2 माइनस। ठीक है, MnO4 माइनस से Mn2 प्लस बना। यहाँ पे एक Mn है, यहाँ पर एक Mn है। कितने ऑक्सीजन कम है इसके पास, बताओ रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है, जल्दी बोलो। रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है बच्चों, अदिति कितने रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन आपके पास? 4। 4। तो यहाँ पे सीधा सीधा 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लेना। 4 वाटर मॉलिक्यूल ले लिए आपने, तो एग्जैक्टली उतने ऑपोजिट साइड पे H प्लस ले लो। कितने H प्लस लेने पड़ेंगे, 4 इंटू 2 8, 8 H प्लस ले लिया, हाँ या ना, जल्दी बोलो। यस सर। अब यहाँ पे चार्ज गिनते हैं, चार्ज निकालना सीखो। 8 इंटू प्लस 1, अरे ऊपर वाली इक्वेशन बैलेंस्ड है। अभी कुछ नहीं, बैलेंस कोई भी नहीं इनमें से। 1 इंटू माइनस 1, बताओ कितना हुआ चार्ज टोटल यहाँ पे, ये हो गया +8 और ये हो गया -1। कितना चार्ज हुआ रिएक्टेंट साइड पे, +7। जल्दी बोलो। +7 और यहाँ कितना चार्ज है, जल्दी बताओ। 1 इंटू +2 और वाटर पे कोई भी नहीं है तो 0 हो गया वो। तो यहाँ पे +7 है, यहाँ +2 है, कितने का डिफरेंस है, +5। +5 का। अब +5 को मुझे खत्म करना है, इनका डिफरेंस खत्म करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ू और कहाँ जोड़ू। सर 5 इलेक्ट्रॉन्स रिएक्टेंट साइड पे। बहुत बढ़िया, ये हो गया 8H प्लस प्लस MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2 प्लस प्लस 4H2। ठीक है सर ये इलेक्ट्रॉन जो आपने दिया ये वाली समझ नहीं आई। बेटा, 7 और 2 में कितना डिफरेंस है, सर 5 तो 7 को 2 कैसे बनाऊंगा, +5 ऐड करके तो ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही लिखा, मैंने कैसे लिखा है, अलग से लिखा है क्या? और ये प्रोडक्ट साइज में तो नहीं आया अभी। आप मैथ्स जानते हो थोड़ा बहुत, यस सर। जरा लिखना। +7 -5 कितना होता है, +7 -5 2 होता है ना, तो प्रोडक्ट में तो पहले ही 2 है, तो 2 और 2 बराबर हो गए, नहीं हुए? प्रोडक्ट में 2। हम्म, अरे प्रोडक्ट में 2 है नहीं, +2 दिख रहा है प्रोडक्ट में नहीं। हाँ है, उधर उधर अब तेरे नहीं है। रिएक्टेंट भी 2 हो गया, रिएक्टेंट भी 2 हो गया, प्रोडक्ट में भी 2 हो गया, दोनों इक्वल हो गए। समझ आ रही बात? रिएक्टेंट में 2 कहाँ है? अरे तुझे मैथ्स भी नहीं आता अदिति, सर आता है। इतना तो मत पढ़ाई में पुअर हो बेटा। 8 इंटू +1 +8, यहाँ 1 इंटू -1 -1 +5 इंटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, -1, ये हो गया -5। तो +8 -6 कितना होता है, +2। और जरा प्रोडक्ट साइड देखिए कितना चार्ज है, फिर बैलेंस हुआ है नहीं हुआ, LHS इक्वल टू RHS है नहीं। यस सर। आगे देखो, अब ये SO2 और SO4 2 माइनस में बताओ सल्फर बैलेंस है क्या, सल्फर है, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। बताओ कितना डिफरेंस है ऑक्सीजन का, 2। कहाँ पे लेना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड पे 2H2 ऐड करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ये समझ आया आदित्य क्या कर रहा है, कहा इसने, यस सर। बनाने के बताओ प्रोडक्ट साइड पे क्या जोड़ना पड़ेगा मुझे अब,
H प्लस आयन जोड़ने, कितने जोड़ूं H प्लस आयन? 2। तो 4। 4 H प्लस, 2 into 2 है ना बेटा अदिति? यस सर। एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 होते हैं बेटा हाइड्रोजन, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने हो गए? 4 हो गए ना। अब जरा चार्ज था ना इस पे, चार्ज कितना, रिएक्टेंट पे कितना चार्ज है, बोलना जरा अदिति। रिएक्टेंट पे कितना चार्ज है अदिति? +8। अरे रिएक्टेंट पे 0, यहाँ पे कितना है? 0। तो चार्ज है क्या मॉलिक्यूल के ऊपर ओवरऑल? 900। अदिति सर नीचे वाला नहीं गिनते, ऊपर वाला गिनते हैं। बेटा इस पे कोई चार्ज है? इस मॉलिक्यूल पे, नहीं। इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है? नहीं। नो सर। यहाँ पे देखो कितना चार्ज है, -2 और यहाँ कितना है? +1। -2 + 4 कितना हुआ? +2 हो गया। अब रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? रिएक्टेंट साइड पे 0, यहाँ कितना है? +2। अब +2 को 0 करना है, क्या करूं? सर +2 E-। कहाँ पे, कहाँ पे? रिएक्टेंट साइड में H2O के प्रोडक्ट बाद। साइड में, प्रोडक्ट साइड में बेटा, प्रोडक्ट साइड में। दिमाग यूज कर थोड़ा सा ना, बेसिक तो मैथ से। रिएक्टेंट में नहीं है ना, तो ये तो रिएक्टेंट में ऐड करेंगे। ये तो बेसिक मैथ्स है ना बेटा। +2 जहां पर है वहीं तो -2 जोड़ेगी 0 करने के लिए। अदिति सर उसको 0 बनाना है या उसको 2 बनाना है? ये किसने बोला ये वाली बात? मैं नहीं, अदिति। अदिति अदिति अगर आप उधर उधर 2 जोड़ देते ना तो वो -2 हो जाता उधर। इधर कितना था? +2। +2 -2 तब भी बराबर नहीं होते, है ना? यस सर। तो इस +2 को 0 कर दे तो 0 तो 0 के बराबर हो सकता है। यस सर। तो क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन कहाँ जोड़ने पड़ेंगे? प्रोडक्ट साइड में मैंने। ये आपने 11th में ये वाला रिडॉक्स में बैलेंसिंग नहीं करी थी बेटा? सर नहीं, 11th में ट्यूशन नहीं लिया था। ये तो बिना ट्यूशन के भी पास कैसे हुए फिर? सर कंपार्टमेंट आई थी। अच्छा ठीक है। तो SO2 + 2H2O gives SO4 2- + 4H + 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। आप थोड़ा मेहनत कर लो। और ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए एक ही चीज कॉमन है जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो एक काम करो, इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, करो जरा, बताओ क्या बनी इक्वेशन? 16H + 2MnO4- + 10 इलेक्ट्रॉन gives 2Mn2 + 8H2। हाँ या ना? जल्दी बोलो। सर और उसको मल्टीप्लाई किया तो वो कितनी बन गई? 5SO2 5SO2 + 10H2O gives 5SO4 2- + 20H + 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन तो कट गए। ठीक है, अब क्या करो, खाली रिएक्टेंट में रिएक्टेंट जोड़ दो, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जोड़ दो। जोड़ पाओगे नहीं? ये बना 16H +, ये बना 2MnO4-, ये बना 5SO2, ये बना 10H2O gives 2Mn2 + 8H2O + 5SO4 2- + 20H +। सही है? आया ना? यस सर। अब यहाँ पे 20H+ है, यहाँ पे 16H+ है। बताओ कितने रह जाएंगे इस इक्वेशन में H+ टोटल? 4H+ रह जाएंगे। इसको हटा दो और खाली यहाँ पे क्या लिख दो डायरेक्टली? 4H+। सही है? यहाँ पे 10H2O है, यहाँ पे 8H2 है, ये हटा दो, खाली कितने H2O रह गए? 2H2O। आंसर
कितने लोगों को बात समझ आ गई? पूरी इक्वेशन समझ आ गई, हाँ या ना? अब एक इक्वेशन आप लोग करके दिखाइए मुझे, जस्ट पहले ही कॉपी कर लिया सभी ने? 2 मिनट दे रहा हूँ, कॉपी कर लो।